नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है किसी तारुफ के मोहताज नहीं जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। IMF आया है और इस दफ़ा कुछ बड़े ही मैंडेट के साथ आया है। 29 से मिनिस्ट्रियों में जाएगा, गवर्नर्स पे बात करेगा, हमारी जुडिशरी को भी वो क्या स्क्रूटनी के नीचे रखेंगे या क्या? ये डॉक्टर साहब इनका क्या मैंडेट है और क्या ये एक रूटीन ऑपरेशन होगा या इस बार कोई गैर मामूली तौर पर हमें जांचा जाएगा? डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया। कई साहब, ये मिशन जो है ये वो जो रेगुलर हमारी फिजिकल और मॉनेटरी चीज़ें चेक करने आता वो नहीं है। ये जो ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड मामलात हैं और जुडिशरी में जो उसकी इंडिपेंडेंस के प्रॉब्लम है वो भी उन्होंने, जाहिर है कि IMF ने शुरू में कहा था कि हम कहीं ऐसा प्रोग्राम नहीं करते जहां कम से कम जुडिशरी तो वर्केबल हो और उसको इंडिपेंडेंस हासिल हो। जाहिर है कि जो बाहर के लोग होते हैं वो इस बात पे बड़ा तवज्जो देते हैं कि अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है या यहाँ हमने इकोनॉमी को देखना है तो उसमें वहाँ की अदालतें काम कर रही हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज़, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ मसाइल जो आपको पता है आजकल पैदा हुए हैं जुडिशरी में, तो ये उनके लिए बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि इस तरह के मामलात में क्या हमें फिर उसको जो है ऐसे मुल्क के साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा डीप रूटेड इश्यूज हैं जो इस वक्त उनके ज़ेरे गौर है। और इसके अलावा वो देखना चाहते हैं कि गवर्नेंस के अंदर, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि यहाँ असासे वगैरह डिक्लेयर होंगे, वो भी बस हम रूल बना के फिर भूल जाते हैं। तो वो भी मालूम करना चाह रहे हैं कि अदारों के अंदर भी किस किस्म के डिक्लेरेशन होते हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी है। हम भी वैसे आईने पाकिस्तान में 19A आके भूल चुके हैं कि जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंसी के और अकाउंटेबिलिटी के पर्पस के लिए होनी चाहिए। मगर आप तो देखते ही हैं कि 25A भी हमने डाला था कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन का। 14 साल अब होने को आ रहे हैं 18वीं तरमीम को और किसी चीज़ पर भी हम अमल दरामद नहीं कर सके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मैं इसमें एक बात ज़रूर कर दूं कि जो आज हुआ हमारे अपने मसाइल हैं, लेकिन IMF अगर इन चीज़ों को देखता है, अगर IMF जो है वो 29 डिपार्टमेंट्स में जाता है, उनकी गवर्नेंस चेक करता है, वहाँ करप्शन के एलिमेंट्स को देखता है और ये भी देखता है कि एसेट्स डिक्लेरेशन हुआ है कि नहीं, ये भी देखता है कि जुडिशल कमीशन जो है वो किस तरह काम कर रहा है। एक तो सर क्या ये मुआहदे में लिखा होता हुआ है, या अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अगली किस्त के लिए? जी 40 चीज़ें जो हमने उनके साथ एग्री की थी जिस वक्त ये फ्रेमवर्क डिसाइड हो रहा था, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज भी थे। तो आपको पता है कि इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक तो इस बात से भी होता है कि वाशिंगटन बहादुर कितना आपसे खुश है। अब आते ही उन्होंने हमारी जो है वो अमदाद भी बंद की हैं, USAID भी बंद किए हैं। तो इस वक्त आपने उनका रवैया देखा है वाशिंगटन का कि उन्होंने सबसे पहले इंडिया के 104 आदमियों को जहाज़ में बैठाकर, और जिस तरह का इंडिया ने एहतजाज किया कि वहाँ तो बड़ा इनह्यूमन किस्म का एटीट्यूड था, हाथ पांव बांधे हुए थे। तो ये वाशिंगटन में जब ट्रंप साहब आते हैं तो वो फिर बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल बातें होती हैं। तो इस लिहाज से ये मिशन भी भेजा गया है कि इस मुल्क के बारे में हमें इत्तलात मिल रही हैं कि यहाँ तो बहुत सी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, गवर्नेंस के, जुडिशरी के इश्यूज हैं। तो वो फौरी मिशन जो है वो जाकर वापस रिपोर्ट करेगा। तो अगर हम इसको इस तनाज़र में देखें तो बिल्कुल उनके पास मैंडेट तो है, क्योंकि जब आप इस तरह के लोन लेते हैं तो उसके साथ बहुत सी स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं जिसमें ये चीज़ें भी शामिल हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी ये बात सही समझा हूँ तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जेपरडाइज भी हो सकता है अगर हम ट्रांसपेरेंसी या जो मेयारात वो मुकर्रर कर चुके हैं, जो हम कमिट कर चुके हैं, अगेन हम तमाम काउंट्स पे हम जो है डिलीवर करेंगे, खुदा न खास्ता अगर ऐसा है तो व्हाट कुड बी दी फ्यूचर ऑफ दिस ट्रैश? जी देखिए, अभी एक जो उनका रेगुलर मार्च में आना है कैसन, उसमें तो जो फंडामेंटल बेंच मार्क है उसमें भी IMF को इतराज़ होगा कि आपको पता है FBR ने अपना जो है वो हदफ पूरा नहीं किया और बड़े वाइड मार्जिन से पूरा नहीं किया है। तो बड़ा इस वक्त मुश्किल हालात होंगे और ख़ास तौर पे अभी समझ नहीं आ रही कि वाशिंगटन में ऊँट जो है किस करवट बैठेगा। तो ये जो इस वक्त अनसर्टिनिटी की फ़ज़ा पूरी दुनिया में पैदा हो रही है उसमें पाकिस्तान को तो ज़्यादा मसाइल होंगे, क्योंकि वो तो अब किसी को पैसा देना ही नहीं चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उन्होंने उन ममालिक में भी USAID बंद कर दिए जहां उनके वाइटल इंटरेस्ट समझे जाते थे। तो इस वक्त किसी बहुत हतमी बात कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले दिनों में क्या हालात होते हैं, मगर मुश्किलात ज़रूर सामने नज़र आ रही। जी मियाँ साहब।
लेकिन डॉक्टर साहब IMF से बाकी मुल्क भी कर्जा लेते हैं, क्या पाकिस्तान सिर्फ कर्जा लेता है? और हमारे यहाँ जो IMF का ये वफ्द आया है और इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, खुदा न खास्ता कल ये आगे बढ़कर जो है डिफेंस के मामलात पर भी जाएं, तो इस तरह ये क्या दूसरे मुल्कों में भी ऐसा ही इस तरह करते हैं? IMF जो है उसका वफ्द जाता है और इस तरह तफ्तीश करता है, या पाकिस्तान के साथ ये ख़ास सलूक किया जा रहा है? नहीं, पाकिस्तान ये सब इस वक्त ख़ास इस वक्त ज़्यादा उनके जो है वो रेडार पे इसलिए होता है कि चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो हैं, आपको पता है ना कि अभी प्रेसिडेंट मोहतरम भी तशरीफ़ ले गए हैं, क्योंकि वाशिंगटन में एक ऐसी जगह पर भी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने शिरकत फरमाई जो एंटी जो चीन जो था वो वहाँ इवेंट था। अब वो बड़े परेशान हैं कि एक तो उनके बंदों की यहाँ सिक्योरिटीज़ के मसाइल हैं, दूसरी तरफ जाहिर है कि हम चाहते हैं कि हम दोबारा से ताल्लुकात बहाल करें वाशिंगटन से और ट्रंप साहब को, तो इसमें चाइना भी परेशान था। तो चाइना के लिए तो खैर खुद सदर मोहतरम तशरीफ़ ले गए, अच्छा खबरें आए, लेकिन दूसरी तरफ यकीनी तौर पे IMF अपना प्रेशर बढ़ाएगा कि चीन से हमारा डिस्टेंस क्रिएट करे, क्योंकि जो ट्रंप की इस वक्त हॉस्टिलिटी की पॉलिसी है चाइना की तरफ, उसका कुछ असरात तो हम पर भी आएंगे। मगर जैसे मैं कह रहा था कि इस वक्त सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है वाशिंगटन में, कुछ समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरफ, क्योंकि उनका जिस दिन चाहता है वो एक बयान दे देते हैं। अभी गाज़ा पे उनका बयान देख ले, पूरी दुनिया उसके ऊपर लान तान कर रही है। तो जैसा कि तवक्को की जाती थी कि उनका कुछ पता नहीं चलता, एक दिन सुबह उठकर वो क्या बयान दे और फिर सारी जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्सप्लेन करते रहे कि उसका ये मतलब नहीं था कि वो वहाँ फौजें उतारेंगे, उनका तो कुछ और मतलब था। तो इसी ज़िम्मन में देखें तो IMF जो है वो हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो बढ़ाएगा, और उसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह मैंने आपसे अर्ज़ कर दी कि वो चाइना से हमारी कुर्बत का मसला है। मगर ये जो क्या कोई एक खबर, बड़ी खबर ये है कि सोने की खरीदारी जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रही है। सोना जो है वो बड़ी तेज़ी से ख़रीदा जा रहा है, सोना महंगा होता जा रहा है, 4 लाख पे चला गया है, 5 से 6 लाख रुपए तक जो है वो जाने का इम्कान है। अरब जो है वो सोना ख़रीद रहे हैं। तो क्या ये डॉलर के जवाल की निशानी है कि सोना बेतबारी इसलिए ख़रीदा जा रहा है कि डॉलर पर बेतबारी है और सोना जो है धड़ाधड़ खरीदारी की जा रही है ताकि मुतबादिल करेंसी शायद आगे सोना ही हो और डॉलर जो है वो उसका जवाल शुरू हो जाए? आप क्या देखते हैं सर? ये सब ये तो बात ठीक है कि जिस वक्त जो अमेरिका की रियासत है वो भी एक क्रम्बलिंग एम्पायर का नक्शा पेश कर रही है, तो इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं वो परेशान हैं, इसलिए वो अपनी अपनी पोजीशन सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये हालात जारी रहे तो उनको पता है कि डॉलर जो है वो बहुत बुरी तरह जो है वो नीचे भी आ सकता है और उसके अनसर्टिनिटी की वजह से और भी हालात ख़राब हो सकते हैं। और उधर रशिया और चाइना और दूसरे ममालिक मिलकर ब्रिक्स के अंदर अपनी एक अलहदा पोजीशन भी बना रहे हैं। तो ये जो चेंजिंग टाइम्स होते हैं उसमें इस तरह के मसाइल आते हैं, मगर पाकिस्तान चूँकि माशी तौर पे बहुत कमज़ोर हो चुका है तो हमें इसके नुकसानात ज़ाहिर है उन ममालिक के। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, ये फरमाइए कि क्या टेल स्पिन में जा सकता है डॉलर, जैसे टेल स्पिन हम कहते हैं, या अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी 5-10 साल लगेंगे इसकी बर्बादी को, मतलब जो कहा जा रहा है? काई साहब, जब चेंजेस आती हैं ना तो बड़ी अनएक्सपेक्टेड आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं तो आम हालात के मुताबिक, मगर अब जो ब्रिंकमैनशिप का मैं वर्ड यूज़ करूंगा, जो ट्रंप साहब की ब्रिंकमैनशिप है, वो हो सकता है कि अमेरिकन जवाल को ज़्यादा करीब कर दे, क्योंकि वो हर तरह ऐसी पॉलिसियाँ अपना रहे हैं कि मैं यानी कि कनाडा पे भी कब्जा कर लूँ, मैं ग्रीनलैंड भी ले लूँ, मैं पनामा भी ले लूँ। तो जाहिर है इस तरह की जो बातें होती हैं वो फिर दुनिया में एक हलचल तो पैदा करती हैं और लोग फिर पोजीशंस उसके खिलाफ तो लेते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर ये हमें कुछ देखना होगा कि वाशिंगटन में ये हलचल कब ठहरती है और किस तरफ को ठहरती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि कौन सी करेंसी चैलेंज कर सकती है, फ्यूचर की करेंसी क्या हो सकती है इफ दीज थिंग्स हैपन द वे वी आर प्रिडिक्टिंग? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अल्टरनेट चीज़ें बनेगी उसमें वो एक दूसरे की करेंसीज के साथ काम करेंगे बजाय डॉलर को स्टैंडर्ड बनाए। इसके लिए आपको पता है ब्रिक्स के अंदर और पिछले दिनों में रशिया के साथ यूज़ भी किया है इस तरह की चीज़ें, ईरान ने भी यूज़ किया है और इवन टर्की वगैरह भी इसके बारे में आपको पता है कि वो कोई नॉनसेंस नहीं लेते हैं, चाहे कितना भी अमेरिका जो उनको कहे।
अब कई ममालिक ऐसे हैं जो आपस में फिर एक दूसरे की करेंसीज के जो है वो रिजर्व्स क्रिएट करेंगे और उसी के जरिए एक दूसरे की चीज़ें खरीदेंगे, क्योंकि ये बाईलैटरल होगा, जितना वो माल खरीदेंगे उतना ही वो खरीदेंगे। तो इस लिहाज से उनकी करेंसीज ही आपस में एक तरह का ट्रेडिंग बन जाएगी। अगर कोई नई करेंसी नहीं भी उभरती बहुत जल्दी, तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि लोग जो है वो अपनी अपनी करेंसीज के अंदर काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वो डॉलर को अपना जो है वो पैमाना जारी रखेंगे। तो जी मियाँ साहब, मियाँ साहब, डॉक्टर साहब, मैं एनर्जी क्राइसिस पे भी बात करूंगा और एनर्जी की कीमतों में भी बात करूंगा। आईएमएफ कहता है कि गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं ताकि लोग बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें, और दूसरी जानिब देखा गया है कि जो एनर्जी टास्क फोर्स है उसने 45 IPP से मज़ीद जो है वो बातचीत करने का आगाज़ कर दिया है। 30 से पहले बातचीत कर चुके हैं। तो क्या आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि आइंदा आने वाला मौसम गर्मा में बिजली की कीमतें जो हैं वो कम होने वाली हैं, बिजली की कीमतें कम होंगी, क्योंकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो तो कम हो रही है और सिमाही एडजस्टमेंट भी कम हो रही है, क्या बुनियादी कीमत भी कम होगी? उसमें मियां साहब सबसे बड़ा मसला अभी तक वही है कि अगर हम जिस तरह से बिजली पैदा कर रहे हैं वो ज़्यादा आपको पता है इम्पोर्टेड जो फ्यूल है, अब उसमें जाहिर है कि जब तक कमी नहीं आती है तो कोई बहुत बड़ी रिलीफ तो नहीं मिलने वाली। फिर दूसरा मसला अभी तक हमें पता है कि कीमतें अगर कम हुई भी तो मार्जिनली कम होंगी, एकदम से उसके अंदर बहुत बड़ी डिप आना मुश्किल है। और दूसरा मसला हमारा वही है कि जो हमारे लाइन लॉसेस है और जो हमारी चोरी होती है वो उस पर हम काबू नहीं पा रहे हैं। वो फिर सबसे डिस्ट्रीब्यूट जब होकर उसकी कीमत बढ़ती है तो जब्त के लिए तकलीफ बनती है। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि बहुत ड्रास्टिकली कम होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ हद तक कीमतें नीचे ज़रूर आएंगी और उसका फ़ायदा हो सकता है कि आम लोगों तक भी पहुँचे। मगर आम लोगों का मसला ये है कि वो इतनी महंगी बिजली लेने की बजाय जब उन्हें फिर जाहिर है कि और तरह के मौके भी हासिल होते हैं, खुद इनके लाइनमैन जाकर जो है वो डॉक्टर साहब, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो एंड थैंक यू मच फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन स्कोर ऑफ इश्यूज।